ब्लैक बुक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है फॉरेस्ट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2017 द स्टेट ऑफ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट है ISFR के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो चाहे 2017 बोले, ये 2022-23 बोले, ये 2017 में आया था इसलिए 2017 लिखा हुआ है। अगर 22-23 भी आता तो इसका आंसर भी मध्य प्रदेश होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 हाउ मच ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज। तो 2019 को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ISFR के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है कि इंडिया का टोटल एरिया में से जो ट्रीज़ और प्लांट है या फॉरेस्ट है वो कितने एरिया में कवर है। ठीक है, कितने परसेंट एरिया में कवर है। तो ये अगर 2022-23 में आता तो इसका आंसर हो जाएगा 24.62%। ठीक है, कुछ बढ़ा है थोड़ा सा, पहले से 2019 से थोड़ा सा बढ़ा है, पॉइंट के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, तो अभी जो है वो 24.5% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैगा मीन्स क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कोनीफेरस फॉरेस्टा। कोनीफेरस का मतलब क्या होता है? जो टेम्परेट जोन्स में जिस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग टैगा। तो टैगा को मैप के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द परसेंटेज कवरेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन अर्थ लैंड मास? तो बोला गया है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो अर्थ लैंड मास में कितना परसेंट है, अर्थ लैंड मास का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। यानी कि 7% जो है अर्थ के लैंड मास का 7% जो है तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट ए परसेंट फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन टेम्परेट रीजन। बोला गया है कि कितना परसेंट जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो जाता है ट्रॉपिक रीजन में कंपेयर टू टेम्परेट रीजन में सिर्फ 1% ही लॉस होता है। तो कितना परसेंट लॉस होता है ट्रॉपिक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। लगभग 40% जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। मैंने पॉपुलेशन बढ़ रहा है या लोग नए नए घर बना रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से 40% जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो जाता है। और वो भी कौन से रीजन में? वो ट्रॉपिक्स रीजन में। ठीक है, लेकिन टेम्परेट रीजन में ऐसा नहीं होता है। तो ट्रॉपिक्स रीजन कौन सा है, टेम्परेट रीजन कौन सा है, इसको भी मैप के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट शुड बी द proportion of forest cover of for India to maintain her ecological balance? तो बोला गया है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। लेकिन अभी देखिए हम लोग के पास कितना कितना एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट है, 24.6% देखे अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। हाउ मच एरिया ऑफ भूटान इज अप्रोक्सीमेटली कवर्ड विथ फॉरेस्ट? तो भूटान जो है, भूटान का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72%। ठीक है। बात करें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे कवर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जहाँ पे 78% के आसपास, 77-78% फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है। इज द नदर्न मोस्ट फॉरेस्ट जोन एंड फॉर्म इज circumpolar belt of more or less closed forest growing in harsh climate between the latitude 15 degree north to 17 degree north। तो वैसा कौन सा नदर्न मोस्ट फॉरेस्ट जोन है, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है सर्कमपोलर बेल्ट और ग्रो करता है किसमें? हार्श क्लाइमेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेल। बोरेल का एक और नाम है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बोरेल का और एक नाम क्या है। ठीक है, नहीं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो ये बताने वाला था मैं कि टेम्परेट जोन कौन सा होता है। ये वाला जोन जो होता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक आर्कटिक सर्किल का, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के अंटार्कटिक, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ यानी कि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होगा। और ट्रॉपिक्स जोन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो गैप होता है,
इसी को बोलते हैं क्या, अ, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स जोन में कितने ज़्यादा लॉस्ट होते हैं फॉरेस्ट? 40%। जबकि टेम्परेट जोन में सिर्फ कितना परसेंट लॉस होते हैं? 1%। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक्स रीजन में हम लोग के यहाँ आदमी भी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, देयर इज देयर इज नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर। तो बोला गया है कि फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत है फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया होना। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हम लोग जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं गाड़ी की वजह से, व्हीकल की वजह से, तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना उतना कम पोल्यूशन होने का चांस बचेगा। ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। Excluding the East European countries and Russian, the countries with the largest area under forest, बोला गया है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में को छोड़ करके और रशिया को छोड़ करके किसके अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट का एरिया है किसके पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के पास। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? डेनमार्क के पास। कितना? 78% है। ठीक है, अगला बोला गया है विच सिटी इन इंडिया इज कंसिडर ग्रीनेस्ट। तो कौन सा ऐसा सिटी है जो कि ग्रीनेस्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, एज ऑफ फेब 2023। ठीक है, ब्लैक बुक में पुराने के हिसाब से दिया गया है, तो अभी उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीनेस्ट अभी कौन है? मैसूर है। वर्ल्ड मैक्सिमम न्यूज़ प्रिंट कम्स फ्रॉम। तो न्यूज़ प्रिंट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? फॉरेस्ट से ही बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ प्रिंट बनते हैं वो किस तरह के इससे बनते हैं? तो ये हो जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट से। ठीक है, अगला, अच्छा, डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हम लोग का मिलता है इंडिया में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में। विलो फॉर ए क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो विलो क्या है? एक तरह का वुड है। ठीक है, ये क्रिकेट बैट बनाने में यूज़ होता है। तो ये कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको, ये पॉइंट को याद रखिएगा कि डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फैला हुआ है वो कौन सा फॉरेस्ट, किस तरह का फॉरेस्ट इंडिया में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्स एज मॉनसून फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है? ये भी हो जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट। विच इज़ नॉट ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फॉरेस्ट। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि परफॉर्म नहीं किया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। तो कहना चाहता है कि कौन सा ऐसा काम है जो फॉरेस्ट के द्वारा नहीं किया जाता है? तो बोलता है कि वाटर साइकिल को ये डिस्टर्ब नहीं करता है और एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नोट पूछा था तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से ही वाटर साइकिल होता है और एयर क्वालिटी भी होता है। ठीक है, एयर क्वालिटी में चेंजेस आएगा जो भी है, तो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। देयर इज ए नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी देख चुके कि लार्ज एरिया फॉरेस्ट का क्यों होना चाहिए? ताकि एब्जॉर्प्शन हो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, या इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहे। द मेन रीज़न फॉर डिफोरेस्टेशन इन एशिया। एशिया में डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगल का कटाव जो हो रहा है, फॉरेस्ट का कटाव हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? एक्सेसिव फ्यूल वुड कलेक्शन, मैंने सबसे ज़्यादा जो कारण है डिफोरेस्टेशन का वो है वुड को एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करना। ठीक है, विच कैन बी टर्म्ड एज डायनेमिक लिविंग इंटिटी। डायनेमिक लिविंग इंटिटी किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट को। ऐसा क्यों बोला जाता है? ठीक है, विच इज़ रिन्यूएबल सोर्स में क्या बोल सकते थे? फॉरेस्ट बोल सकते हैं, पेपर बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस
ये करना था, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्यों फॉरेस्ट को बोला जाता है, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा जर्मनी में। द कॉज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इज, तो कारण क्या है फॉरेस्ट का लॉस होना, ठीक है। फॉरेस्ट का लॉस होने का कारण क्या हो रहा है, तो इसका कारण हो जाएगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो अलग अलग जितने बार क्वेश्चन आए हैं अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। कभी पूछा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कभी पूछा है कि वुड का कलेक्शन के लिए हम लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं इसलिए फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, वुड को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, तो क्या एम कर रहा है इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये एम कर रहा था ताकि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तैगा फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच कंट्री, तो तैगा के लिए मैंने बताया कि इमेज के थ्रू बताएंगे, जहाँ पे टेम्परेट जोन होता है वहाँ पे मिलता है तैगा फॉरेस्ट, उसी को क्या बोलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्टा, है ना। तो ये कौन से कंट्री में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, क्योंकि रशिया में ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है देख लीजिए, रशिया में, मंगोलिया में, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, जहाँ जहाँ ठंडा वाला इलाका है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, स्कॉटलैंड। अगला देखते हैं द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका में उसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन को, तो इसको बोला जाता है सेल्वा। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट विच कवर 25% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट लैंड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। कौन सा ऐसा फॉरेस्ट कवर है जो 25% कवर करता है वर्ल्ड्स फॉरेस्ट लैंड का, ठीक है, जितना भी फॉरेस्ट है उसका 25% कौन सा कवर करता है, तो टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन इज हाई इन, रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन जो है वो हाई कहाँ पे है, यानी कि फॉरेस्ट का कटाव ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आंसर दिया हुआ है ट्रॉपिकल जोन, डेजर्ट जोन, टेम्परेट जोन या बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे हम लोग कौन से जोन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन, फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। और टेम्परेट जोन में कितना देखे, सिर्फ 1%। अब ये बोरियल जोन दो बार आ गया, बोरियल फॉरेस्ट 2 बार आ गया, हम इसको देखेंगे आगे कि बोरियल फॉरेस्ट होता क्या है, किसका नाम है, ठीक है। विच स्टेट टॉप्ड एमोंग ऑल द स्टेट विथ द हाइएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो बोला गया है कौन से स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट्स है, ठीक है। कौन से रिपोर्ट के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया उसमें किसके 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 पास सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन विच रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ पाइन फॉरेस्ट, कौन से रीजन में जो है ये पाइन फॉरेस्ट होता है इंडिया के, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड के कौन सा, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाइन फॉरेस्ट होता है। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ कहाँ पे मिल सकती है, तो इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, अलग अलग प्रजाति मिल सकते हैं, इसलिए बोला है मैं मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो अकॉर्डिंग टू वो क्या बोलते हैं ऑप्शंस आपको करना होता है, क्योंकि कभी कभार वो भी बोल देता है कि सुंदरबन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिल सकता है, तो हाँ सुंदरबन में भी मिल सकता है, जहाँ एस्चुरी बनता है वहाँ पे भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिल सकता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ठीक है। विच एरिया ऑफ इंडिया इज डिस्कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो बोला गया है कि इंडिया के कौन से एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है। और कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड है, कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद आसाम में, तो याद रखना है वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, कोस्ट लाइन और आसाम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट आंसर था। इन विच
पार्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। तो पूछा गया है कि कौन से एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाया जाएगा, तो इसका आंसर ईस्टर्न घाट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखें वेस्टर्न घाट में मिलता है ना। और कहाँ पे मिलता है? अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद आसाम में। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो स्पेसिफिक नहीं है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो ईस्टर्न घाट में जो होगा वो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होगा। सेल्वास, सेल्वास क्या होता है? सेल्वास क्या है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन, फिर आ गया एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, से पहले भी एवरग्रीन फॉरेस्ट था, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन्स में। अभी पूछ लिया गया है कि कहाँ पे कौन से रीजन में मिलता है, तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब ये कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाई, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टर क्या होगा कि वो वहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। उस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इज मेनली फाउंड इन रीजन हैविंग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन एनुअल रेनफॉल। तो एवरग्रीन रेनफॉल जो होता है वो उस जगह में मिलता है जहाँ पे अच्छी खासी माने वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादा बारिश कितना? मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, अच्छा अब पूछ लिया गया कि रेन फॉरेस्ट जो मिलता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मिलता है, तो पूछा गया है कहाँ इंडिया में कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में, क्योंकि वेस्टर्न घाट में जानते होंगे हम लोग कि बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में, ठीक है, वहाँ पे भी बारिश, जैसे मैसूरडाम है मेघालय का, तो वहाँ पे भी क्या होगा? रेन फॉरेस्ट होगा आपको। In a rainforest, the vegetation that grows under the shade of canopy is known as तो ऐसे वेजिटेशंस को क्या बोलते हैं जो ग्रो करता है शेड ऑफ कैनोपी इज नो, उसी को क्या बोलेंगे, ठीक है। कैनोपी का मतलब क्या होता है? इमेजेस के थ्रू देख लेंगे कैनोपी का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अंडर स्ट्री, ठीक है। ऐसे वेजिटेशन जो ग्रो करते हैं किसी शेड के कैनोपी में, ठीक है, इसको इमेज के थ्रू देखेंगे हम लोग। व्हाट इज़ नॉट ए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो हम लोग जानते हैं एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। जिसके पास जैसे लिविंग है तो वो बायोटिक हो जाएगा, तो एबायोटिक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये बोला है नॉट ए बायोटिक, यानी कि बोलना चाह रहा है डायरेक्ट कि बायोटिक कौन है, तो बायोटिक हो जाएगा फॉरेस्ट। देखिए ये बड़े बड़े प्लांट है, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट के छाए में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है अंडर स्टोरी, और इसको बड़े बड़े प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है कैनोपी। समझ में आ रहा है? तो यही पूछा गया था कि कैनोपी के शेड में जो प्लांट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है अंडर स्टोरी। विच इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो बोला गया है कौन सा है जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम में मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था बहुत बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। यहीं पे जू ऑप्शन आ जाता, तो जू क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जिसको बनाया जाता है खुद से। एक्वेरियम है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। विच इकोसिस्टम हैज़ हाईएस्ट बायोमास, तो हाईएस्ट बायोमास किसके पास है सबसे ज़्यादा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है, एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है कितना? फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस करता है, और हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं उसका सिर्फ 10% ही ले पाते हैं। तो हाईएस्ट बायोमास किसके पास हुआ? फॉरेस्ट के पास हुआ, ठीक है, या प्लांट के पास हुआ। टैगा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, फिर से आ गया ये टैगा। तो ये टैगा मैंने बताया कि ठंडे वाले एरिया में होता है, जिसको कैनीफोरस फोरेस्टा भी बोलते हैं, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अब कौन टैगा जो होता है, टैगा देख लीजिए एक बार, ये ठंडे वाले इलाके में होता है। ये इस तरह का ठंडा वाला इलाके में, ये देख रहे हैं, ये
इस तरह का जो फॉरेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं टैगा। ठीक है, ये ठंडे वाले इलाके में होता है, टेम्परेट जोन में होता है। ठीक है, इस तरह का। तो इसको देखे भी होंगे मूवी वगैरह में तो आप समझ में होंगे टैगा कौन सा होता है। ठीक है, किस तरह का फॉरेस्ट होते हैं। द फॉरेस्ट विच एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स आर। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, जो बैरियर का काम करता है साइक्लोन के तौर पर, साइक्लोन जब आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन से बचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बैरियर की तरह भी इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो हम लोग को साइक्लोन से बचाता है, तो ये हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है उसको भी देख लेते हैं। तो किस तरह के प्लांट होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, इस तरह के प्लांट होते हैं, देख लीजिए। मैंने एक एक गाछ का बहुत सारा जड़ जमीन के ऊपर ही निकला हुआ रहता है, और ये सौंपी एरिया में होता है। सौंपी मतलब दलदल वाले एरिया में होता है, जैसे कि हमारा सुंदरबन का एरिया है। ठीक है, और सुंदरबन एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है वेस्ट बंगाल के, ये वेस्ट बंगाल का मैप है, वेस्ट बंगाल का साउथ 24 परगनास, यानी कि इसको बोलते हैं साउथ 24 परगनास। ठीक है, और ये जो बगल वाला एरिया देख रहे हैं ये है बांग्लादेश का एरिया। तो यहाँ पे भी सुंदरबन है। ठीक है, अ, और यहाँ पे भी मैनग्रोव होता है, और यहाँ पे भी हम लोग का मैनग्रोव होता है। ठीक है, तो एक बार पूछ भी लिया गया था कि वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सुंदरबन है या मैनग्रोव्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ 24 परगनास। मैनग्रोव फॉरेस्ट अकर इन, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा सुंदरबन में। कोस्टल सैम्प यानी कि दलदल वाला जो कोस्टल एरिया है उसमें होता है। स्वयं का मतलब होता है दलदल। द सुंदरबन और द मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो सुंदरबन या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टाइक वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये मिलता है डेल्टाइक वेस्ट बंगाल में। विच एरिया इज़ नोटेड फॉर मैनग्रोव वेजिटेशन, कौन सा एरिया है जो कि मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सजने खाली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 परगनास। तो मैंने बोला था कि एक बार ऑप्शंस में इस तरह का ऑप्शंस दे दिया गया था कि साउथ 24 परगनास ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सजनी खाली फॉरेस्ट जो है कहाँ का, साउथ 24 परगनास में जो है, यहाँ पे मैनग्रोव वेजिटेशन होता है। Virtually treeless but sparse vegetation like mosses, lichen and small shrubs are found in which type of vegetation? तो बोला गया है कि मोसेस है, लाइकन है और स्मॉल सब्स है। ठीक है, वो किस तरह के वेजिटेशंस में मिलता है, किस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, टुंड्रा। ठीक है, ये देखिए टुंड्रा में होता क्या है, जहाँ पे ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे होता है, फ्रीजिड फ्रीजिड टेम्परेट एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन में, यानी कि फ्रीजिड जोन जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टुंड्राज वगैरह होता है। ठीक है, टुंड्रा हुआ, लाइकेन हुआ। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये लाइकेन लाइकेन है, उसके बाद अलगी वगैरह है। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट कहाँ पे मिलता है, टेम्परेट जोन में, फ्रीजिड टेम्परेट में, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है। द ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो बोला गया है कि जो लैंड इकोसिस्टम में जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो कितना परसेंट एनर्जी को लेते हैं सन से। ठीक है, कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। ये वाला क्वेश्चन आगे भी आया था इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। हाउ हाउ डू फॉरेस्ट मेनली हेल्प द सॉइल फॉर्मिंग बीइंग वॉश्ड अवे और इरोडेड। तो बोला गया है कि सॉइल को इरोड होने से, माने बह जाने से फॉरेस्ट किस तरह से बचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द रूट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट दैट बाइंड द सॉइल। तो बोला गया है कि रूट क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को क्या करके जकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो बहने से बच जाता है। द सॉइल वाटर विच इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लांट इज, तो सॉइल वाटर जो कि ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट रखता है प्लांट लाइफ में, तो इसका ये हो जाएगा कैपिलरी वाटर। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट दैट एम्स
to ensure that international trade in is specimen of wild animal and plant does not threaten their survival। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ये एम कर रहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल और प्लांट का नहीं होना चाहिए, ताकि वो नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। अगला है नेम द कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इनटू दिस डिस्टिंक्टिव फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट को अलग अलग फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्लाइमेटिक कंडीशन ही इन्फ्लुएंस करता है। रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन, तो रबर प्लांटेशन कौन से जोन में होता है या एरिया में होता है, तो हम लोग जानते हैं इंडिया की बात करता तो केरला हो जाता, अगर बात करें जोन की तो इक्वेटोरियल रीजन्स में आ जाता। ठीक है, रीजन की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन में। द कॉमन ट्री स्पेसीज इन नीलगिरी हिल्स इज, तो नीलगिरी हिल्स में किस तरह के स्पेसीज, ट्रीज़ के किस तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस क्या है, इमेज के थ्रू हम लोग देखेंगे, जानते भी हैं लेकिन नाम से नहीं पहचानते। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग किस तरह का प्लांट है। द ट्री पॉपुलरली नोन एज ग्रीन गोल्ड बट विच इज़ इकोलॉजिकली डिजास्टर, तो कौन सा ऐसा प्लांट को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है लेकिन वो एक्चुअल में इकोलॉजिकल डिजास्टर है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्लिप्टस। तो इक्लिप्टस क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, तो एक्चुअल में ये जो इक्लिप्टस जो है ये वाटर का जो वाटर लेवल है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, वाटर का जो लेवल है हम लोग का, ठीक है, सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको घटा देता है, और ये क्या करता है, एक तरह का क्रेप्टोकस फंगस इसके अंदर रहता है जो अटैक करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्लिप्टस। और ये सॉइल का फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। ठीक है, इसलिए ये इसको ग्रीन गोल्ड तो बोला जाता है लेकिन इकोलॉजिकल डिजास्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यूकलिप्टस प्लांट को देख लेते हैं एक बार किस तरह का प्लांट है। तो ये देखे होंगे, ठीक है, इस तरह का प्लांट होता है, घरों के आसपास देखे भी होंगे, इस तरह का प्लांट होता है और इस तरह का इसका फल वगैरह होता है, फूल होता है। ठीक है, ताकि आप पहचान सकें कि बार बार जो इक्लिप्टस पढ़ रहे हैं ये किस तरह का प्लांट है। ठीक है, तो ये जानते होंगे हम लोग, नाम से नहीं, बस नाम से नहीं जानते। ठीक है, कुछ और गाँव वगैरह में कुछ और नाम से बोलते होंगे। तो ये जो है ये क्या है, हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, इकोलॉजिकली डिजास्टर है। In 1987, a non-violent movement was started in which state where people uprooted eucalyptus plant and planted useful tree for themselves। तो वही यूकलिप्टस को लेके ही बोला जा रहा है कि एक तरह का वायलेंट मूवमेंट हुआ था 1987 में। तो कौन से स्टेट में हुआ था जिसमें यूकलिप्टस प्लांट को हटाया जा रहा था, क्योंकि यूकलिप्टस प्लांट क्या करता है, फंगस, उसमें एक फंगस रहता है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को कम कर देता है, उसका क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल कम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में जो है एक तरह का मूवमेंट चला था इसको उखाड़ फेंकने का। नेटल प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड प्रोटेक्ट देमसेल्फ यूजिंग, तो नेटल प्लांट जो होता है ये किस तरह का प्लांट है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, तो अपने प्लांट, उसके प्लांट में ही कुछ हेयर टाइप के होते हैं, वो क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये वाइल्ड एरिया में होता है जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है खुद से ही। ठीक है, प्लांट विच ग्रो इन सॉल्टी एरिया नियर सी शोर इज कॉल्ड, तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, सी शोर के बगल में, मानेंगे समुद्र के आजू बाजू बगल में, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, क्योंकि समुद्र का आजू बाजू वाला एरिया में क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, सॉल्टी होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेज ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स, तो हम लोग देखे होंगे कि बहुत बार प्लांट वगैरह में कुछ दिनों के बाद नोटिस कीजिएगा कि बारिश हो रहा है, उसके बाद देखिएगा कि
ग्रीन कलर का छोटा छोटा ये आ जाता है, पैचेज आ जाता है, तो वो एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशंस है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा इसके दिनों में, बारिश के दिनों में, कि कंटिन्यूसली बारिश होने के बाद या कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट में वो आ जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लाइकन बोलते हैं, जो ट्रीज़ के छाले पे आ जाते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज़। और ये किस तरह का रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। सुंदरी ए वेल नोन स्पेसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन। सुंदरी एक तरह का ट्री का स्पेसीज है, ये कहाँ पे मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है। विच ट्री विल यू फाइंड इन द लाइटोरल फॉरेस्ट। तो लाइटोरल फॉरेस्ट में किस तरह का ट्री मिलेगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझा चुके हैं आपको, कि जहाँ पे मेनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना पाया जाएगा। एज अ डेरेचेट इंडिका इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ विच एवरग्रीन ट्री फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो बोला गया है ये जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, ये कौन से एवरग्रीन ट्री का नाम है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगोसा ट्री, जिसको हम लोग नीम ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में नीम ट्री नहीं दिया गया था, सिर्फ ऑप्शन में मार्गोसा ट्री था, तो आपको याद रखना है कि नीम ट्री को ही मार्गोसा ट्री बोलते हैं और इसका जो बॉटनिकल नाम है ये वाला इंडिका है। ठीक है, इतना खतरनाक नाम है, देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, चिंकोना ट्रीज प्राइमरली बिलोंग टू विच वेजिटेशन। तो चिंकोना जो ट्री है वो किस तरह का वेजिटेशन है, तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का वेजिटेशन है। Botanical Survey of India has discovered a new species of parasitic flowering plant, Gledovia coniacornorum, named in the honor of which community। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नए तरह का स्पेसीज यानी पैरासाइटिक फ्लोरिंग प्लांट मिला। ठीक है, उसको किसके नाम पे रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नागाज, नागालैंड के जो लोग हैं नागाज, ठीक है, उनके नाम पे ही ये नाम रखा गया है। ठीक है, उनके कम्युनिटी के नाम पे ही या उनके कम्युनिटी को ओनर करने के नाम पे ही ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिला है ये मिला है नागालैंड में। ठीक है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। तो प्रोड्यूसर कौन होता है इकोसिस्टम में, तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट होगा, प्लांट होगा, जो भी है ऑप्शंस में। ठीक है, प्लांट्स, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स होते हैं। कल्टिवेटेड लैंड इज डिफाइंड एज। तो कल्टिवेटेड लैंड किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल फेलो लैंड प्लस नेट सोन एरिया। तो कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो नहीं जिसमें हम लोग फल क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितने पे उगाए हैं और जितने पे उगाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत बार कुछ दिनों के लिए लैंड छोड़ दिया जाता है ताकि फर्टिलिटी फिर से मेंटेन हो जाए या फर्टिलिटी फिर से आ जाए, तो उसको बोलते हैं फैलो लैंड्स। तो ऐसे लैंड को जिसको फर्टिलिटी वापस आने के लिए कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं फैलो लैंड्स। ठीक है, तो कल्टिवेटेड लैंड किसको बोलेंगे, टोटल फैलो लैंड प्लस नेट सोन एरिया। अगला क्वेश्चन है, hardwood trees like sal, teak, neem, sesame useful for making furniture, transport, construction material are found in which type of forest। तो बोला गया है साल, टीक, नीम और सीसम जो है ये हार्डवुड ट्रीज है, ये कहाँ पे मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है हम लोग को मिलेगा कहाँ पे, कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। ठीक है, यानी कि कोस्टल रीजन ऑफ साउथ वेस्ट किधर है आपका, वेस्टर्न घाट की तरफ बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। और यहाँ पे ये भी बोले कि आपका रेन फॉरेस्ट भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, इन फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। कौन सा ऐसा फॉरेस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो अपना पत्तों को झड़ा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसिडियस। 2,4D इज यूज्ड एज। तो 2,4D ये किस चीज़ का नाम है, ये किस तरह की चीज़ के, तो ये हो जाएगा वीडीसाइड। ठीक है, वीड का मतलब होता है वो घास फूस जो होता है उसको मारने के लिए जो दवाई यूज़ किया जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं वीडीसाइड। ठीक है, तो ये क्या है, 24,D इज वीडीसाइड।
In order to prevent the expansion of desert, trees are planted in strip or block with the shortest tree on the desert side and tallest on the other side. Such plantation are is called. तो बोला गया है कि ताकि डेजर्ट का एक्सपांशन ना हो, डेजर्ट बढ़े नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ट्री को प्लांट कर देते हैं ताकि पहले क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे ट्रीज़ को लगाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ट्रीज़ को लगाते हैं। तो इस तरह के प्लांटेशन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है विंड ब्रेक्स। ठीक है, ताकि डेजर्ट नहीं बढ़े। ठीक है, तो इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े भी लगाए जा सकते हैं, कहीं पे बड़े लगाते हैं, उसके बाद छोटे लगाते हैं। ठीक है, ताकि विंड ना आ पाए प्रॉपर और ये जो डेजर्ट है ये बढ़ ना जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विंड ब्रेक्स। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च, अब कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला, अभी फॉरेस्ट आ गया, अब क्या आएगा, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड का मतलब होता है जहाँ पे बारिश या तो ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरिड। तो वहाँ पे जिस तरह के फॉरेस्ट होंगे उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। तो फॉरेस्ट याद भी रख सकते हैं कि जैसे राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, माने डेजर्ट वाला एरिया है, तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, उधर राजस्थान के ही किसी पार्ट में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। और देहरादून, ठीक है, देहरादून में क्या है, देहरादून में बहुत बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में होगा। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो कब किया गया था, 1952 को। याद रखना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली बार आया था 1952 में। रियो समिट इज एसोसिएटेड विद, तो रियो समिट का एसोसिएशन किस चीज़ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब हुआ था रियो समिट, 1992 में। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द 11th मीटिंग ऑफ COP, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को COP भी बोलते हैं, वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2012 एट। तो पूछा गया है कि 2012 में जो COP हुआ था, COP किस लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। तो हम लोग को हैदराबाद याद नहीं रखना कि वो 2012 का है। तो अभी का COP कहाँ होता है, ठीक है, अभी COP 2022 की बात करें तो शर्म एल शेख जो कि इजिप्ट में है वहाँ पे हुआ था। उसके बाद बात करें 2023 का COP कहाँ पे होने वाला है, वो होगा आपका UAE में। ठीक है, तो 2022-23 ही याद रखिए, 2023 का कहाँ पे होगा, UAE में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो रियो समिट किससे बेस्ड था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि लाया गया था 1992 में। विच ऑफ दीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI लोकेटेड, तो CPRI जो है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, शिमला में है। तो उसको याद रखने का तरीका क्या होगा कि पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो होगा मतलब मिर्च भी होगा, तो मिर्च कौन सा, शिमला मिर्च। ठीक है, जब हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो पोटैटो के साथ क्या डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, तो मिर्च कहाँ, शिमला मिर्च डालेंगे। ठीक है, पोटैटो के साथ शिमला मिर्च डालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी, तो टेम्परेट पहले तो पहले क्या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे था, देहरादून में था। उसके बाद एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे था, तो वो था जोधपुर में। अब आ गया टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह हो जाएगा शिमला में। ठीक है, वेयर इज नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा झांसी। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, तो साउथ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसको बोला जाता है पम्पास। याद रखना है पम्पास।
ठीक है, साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड है। अगला अब पूछा गया है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्ड्स। याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अमेरिका के लिए था पंपास और वेल्ड के लिए था अफ्रीका था वेल्ड्स के लिए, ठीक है। इन विच इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक पढ़ा था इन्वर्टेड बायोमास और एक पढ़ा था अपराइट बायोमास, ठीक है, वो पढ़ा था हम लोगों ने इकोसिस्टम पे, ठीक है। इकोलॉजी का ही पहला टॉपिक इकोसिस्टम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वर्टेड बायोमास जो होता है वो आपका मैरीन में होता है, मैरीन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पे अपराइट पूछा है तो अपराइट का क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, वो जो बायोमास पिरामिड होता है वो अपराइट होता है, ठीक है। याद रखना है ये वाला क्वेश्चन कि मैरीन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है बायोमास का, और पिरामिड ऑफ बायोमास जो ग्रासलैंड में होता है वो अपराइट होता है। द टर्म व्हेल डाउन्स पैम्पास आर रिलेटेड विथ, तो ये अभी देखे व्हेल्स डाउन्स पैम्पास का किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये होता है ग्रासलैंड, ठीक है। तो पंपास देखे साउथ अमेरिका में और व्हेल देखे साउथ अफ्रीका में। द टाइपिकल नेचुरल वेजिटेशन एबव 3600 मीटर्स ऑन द हिमालयाज इज, तो किस तरह के वेजिटेशंस होते हैं 3600 मीटर्स में, ठीक है, हिमालयाज में, तो ये हो जाएगा एल्पाइन ग्रासलैंड, यानी कि छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं, ठीक है, और या फिर थोड़े बहुत हो सकते हैं तो फूल उल के जो छोटे छोटे गाछ होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एल्पाइन ग्रासलैंड। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिट, टेरेस्ट्रियल का मतलब बताया था मैंने कि लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, तो कौन सा हैबिटेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रासलैंड जो होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। एक्वेटिक इसमें कौन आएगा, तो एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो फिश बोल सकते हैं हम लोग। विथ व्हाट बायो रीजन्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेपी इज एसोसिएटेड, तो स्टेपी जो है स्टेपी ये कौन से रीजन से रिलेटेड है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रासलैंड। व्हाट इज कॉल्ड द स्मॉल ग्रासलैंड ऑन द स्लोप ऑफ लेजर हिमालयाज रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो स्मॉल ग्रासलैंड जो होता है स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालय के स्लोप्स पे जो स्मॉल ग्रासलैंड होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मर्ग, सुने भी होगे मर्ग, है ना। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, तो नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, पैम्पास बोलते हैं, या फिर सॉरी वो साउथ अमेरिका का था, ठीक है, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका का था, साउथ अमेरिका का पैम्पास था और वेल्स था इसका साउथ अफ्रीका का। और यहाँ पे बोला गया है नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं प्रेरीज। विच पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेटेड इज करेक्ट, लोकेशन इज करेक्ट, तो बोला गया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उसी तरह का दिया होगा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवाना जो है ये अफ्रीका का ग्रासलैंड है, ठीक है। याद रखना है सवाना जो है वो अफ्रीका, तो तीन याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका अगर आ जाए तो सवाना, ठीक है। इन द ग्रास लैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रास एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, तो ग्रासलैंड में जो है ट्रीज को डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, तो ये हो जाएगा वाटर लिमिट्स एंड फायर्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।